कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ से पैसेज से कोई लाइंस निकाली और आपसे पूछा कि इस केस में कॉजल फैक्टर क्या हो सकता है, कॉज इफेक्ट के क्वेश्चंस होते कैसे हैं, एक बार वो समझना जरूरी है और क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोच होनी चाहिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा जो कहेगा बोथ स्टेटमेंट्स आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। आपको क्विकली उस ऑप्शन को टिक करना है बाय सेविंग योर टाइम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द मिडिल क्लास सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप सिंस द पास्ट फ्यू ईयर्स। Hello everyone, welcome to an amazing channel of PW CLAT. I'm Advocate Mansi Jain. लॉजिकल रीजनिंग के आज के लेक्चर में सभी बच्चों का स्वागत है हमारे क्लैट नेक्सस 2.0 बैच में। यहां पर इस लेक्चर में आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज अबाउट कॉज इफेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ये जो कॉज इफेक्ट स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं ये आपसे क्लैट एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, जहां पर आपसे पूछते हैं कि यार कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ से पैसेज से कोई लाइंस निकाली और आपसे पूछा कि इस केस में कॉजल फैक्टर क्या हो सकता है। ये कॉन्सिक्वेंस हमने देखा पढ़ा है पैसेज के अंदर, इस कॉन्सिक्वेंस का कॉजल फैक्टर क्या हो सकता है, तो उस केस में आपको ये क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। साथ के साथ अगर आप बात करें तो कॉज इफेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके तीनों एरियाज में पूछे जाएंगे जो भी आप एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो। तो यहां पर आपसे क्लैट में इस तरह से पूछते हैं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। एलिट में भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे वहां पर भी कॉज या इफेक्ट स्टेटमेंट्स को पूछ सकते हैं। और जिस फॉर्मेट में अभी हम लोग क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं वहां पर आपके ओलेट एग्जाम्स में भी जितने भी एग्जाम्स हैं वहां पर भी कॉज इफेक्ट के क्वेश्चंस को पुट अप किया जाता है। तो कॉज इफेक्ट के क्वेश्चंस होते कैसे हैं एक बार वो समझना जरूरी है और क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोच होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील करने के लिए, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो टू स्टार्ट विद इट, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कॉज क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है। तो यहां पर कॉज और इफेक्ट क्या क्या होता है, what is a cause and what is a effect, let us understand first of all. cause effect, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ बच्चे शायद आज तक ये सोचते होंगे कि इफेक्ट और अफेक्ट में कोई फर्क नहीं है। आधे बच्चों को तो आई एम श्योर यही नहीं पता होगा, दे आर होमोनिम्स ऑल्दो। इफेक्ट और अफेक्ट दोनों चीजें अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। इसको हम बोलते हैं इफेक्ट और इसको बोलते हैं अफेक्ट। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जस्ट सेइंग, इफेक्ट होता है किसी चीज का रिजल्ट, कि किसी चीज का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ है, किस चीज का क्या क्रक्स निकला है, क्या निष्कर्ष हुआ है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो अफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है कि किसी चीज पर प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस डालना, कि जैसे द वेदर इज अफेक्टिंग मी अ लॉट। तो अफेक्ट होता है किसी चीज पर इन्फ्लुएंस डालना, प्रभाव डालना, और इफेक्ट जो होता है वो आपका रिजल्ट होता है। तो इफेक्ट्स आर जनरली इन द नाउन कैटेगरी एंड अफेक्ट्स आर जनरली इन द वर्ब का कैटेगरी। So coming back to the topic of effect effect, डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है दोनों के बीच में। So cause क्या होता है आपका किसी चीज का रीजन, और टू बी पुट इट इन हिंदी किसी चीज का कारण जो होता है वो बन जाता है आपका कॉज। अब इस चीज से जो रिजल्ट निकल के आया, कारण के चलते जो रिजल्ट निकल के आया, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं इफेक्ट, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो। इसको कॉन्सिक्वेंस भी समझ सकते हो आप, और हिंदी में बोले तो निष्कर्ष, निष्कर्ष भी नहीं कहूंगी, रिजल्ट, हिंदी नहीं आ रहा मुझे इफेक्ट का, तो इफेक्ट हो गया रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस। तो स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी। आपसे पूछेंगे कि यार इस वाले स्टेटमेंट्स में 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें से आपसे ये पेपर सेटर पूछेगा कि बता दो यार कौन सा वाला स्टेटमेंट कॉज है, कौन सा वाला स्टेटमेंट इफेक्ट है। इसके अलावा सिर्फ कॉजल पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि प्रिंसिपल कॉज कौन सा है, इमीडिएट कॉज कौन सा है, मेन कॉज कौन सा है, प्रॉक्सिमेट कॉज कौन सा है। तो इस टाइप से एक तरीके से आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट्स को पुट अप किया जाता है। नाउ विल अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर देयर फॉर इट। मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवन है तो आप कैसे निकालोगे कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरी कॉज है, कौन सी स्टेटमेंट मेरी इफेक्ट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं द ब्रीफ ऑफ cause and effect in the verbal reasoning questions. Main aim of the cause and effect questions is to derive the relationship between the two given statements. तो अगर आपको पढ़ते के साथ लगता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, देयर कुड बी अ लिंक बिटवीन देम, तो चांसेस हैं कि एक स्टेटमेंट कॉज हो सकती है, एक स्टेटमेंट आपकी इफेक्ट हो सकती है।
लेकिन जैसे ही आपको पढ़ते के साथ लगता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स एंटायरली अनरिलेटेड हैं, इन दोनों के बीच में कोई लिंकेज नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस केस में यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा जो कहेगा बोथ स्टेटमेंट्स आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। आपको क्विकली उस ऑप्शन को टिक करना है बाय सेविंग योर टाइम। अब अगर स्टेटमेंट्स लिंक हैं, आपने देखा दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, तो आपको देखना है कौन सी स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को कॉज कर रही है। मतलब एक स्टेटमेंट यहां पर कॉज होगी और दूसरी स्टेटमेंट क्योंकि उसका रिजल्ट है तो उसको हम लोग बोल देते हैं यहां पर इफेक्ट स्टेटमेंट इन सच केसेस। नेक्स्ट नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेस। अब कॉजेस भी मल्टीपल टाइप के होते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये स्टेटमेंट इमीडिएट कॉज है या क्या ये स्टेटमेंट इसका प्रिंसिपल कॉज है। तो ये इमीडिएट कॉज और प्रिंसिपल कॉज एक्चुअली में होता क्या है वो समझते हैं। इमीडिएट एज द वर्ड सजेस्ट की मतलब ये वाला जो इफेक्ट था इसके पीछे मल्टीपल कॉजेज हो सकते थे। कॉज 1 हो सकता था, इसके पीछे कॉज 2 हो सकता था, लेकिन इमीडिएट कॉज कौन सा होगा? कॉज 1, क्योंकि ये इमीडिएटली हुआ और इसके होते के साथ ही आपका इवेंट हो गया। It immediately precedes the effect which cause, that means it causes the closest relationship, closest proximity with the effect. Example से इसको समझेंगे। इमीडिएट कॉज का आपका एग्जाम्पल यहां पर जैसे कि दिस इज द कॉज बिफोर द इफेक्ट। यहां पर क्वेश्चन आपको बोला फेरन इज ऑलवेज सिक बिकॉज ही डज नॉट ईट वेल। तो क्योंकि उसका डाइटरी प्रॉब्लम है इसलिए उसकी अक्सर तबीयत खराब हो जाती है। ही यूजुअली इज अनवेल। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल कॉज, क्योंकि ही डज नॉट ईट वेल। मेजरली ये मेजर कॉज है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉज है डाइट उसका, और इसकी वजह से अक्सर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जब जब वो बकवास खाना खाता है तब तब उसकी तबीयत खराब होती है। इट्स अ मेजर कॉज कि जिसकी वजह से अक्सर उसका 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये यहां पर आपका बन जाएगा प्रिंसिपल कॉज। अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि रिसेंटली यहां पर एक और कॉज आ जाएगा आपका कॉज 2 विच कुड बी एन इमीडिएट कॉज। सपोज मैंने यहां पे बोला कि रिसेंटली फेरन ने, ऑल्दो नाम तो आपको यहां पे फॉरनर सूट कर रहा है, बट यहां पर मान के चलते हैं कि इसने किसी ठेले वाले से, बहुत लोकल शॉप से गोलगप्पे खा लिए या मोमोज खा लिए जो गंदी क्वालिटी के थे। ये बात आपको क्वेश्चन में गिवन है कि उसने एक लो क्वालिटी फूड खा लिया है इमीडिएटली किसी भी लोकल वेंडर से, और ये खाते के साथ ही उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो इस केस में ये आपका इमीडिएट कॉज है कि जैसे ही ये कॉज हुआ, जैसे ही उसने एक लोकल वेंडर से लोकल फूड खाया जो बहुत ही खराब था, गंदी क्वालिटी का था, उसके इमीडिएटली बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। तो इमीडिएट कॉज इस केस में आपका वो होता है, और प्रिंसिपल कॉज होता है आपका मेन कॉज। सो इस केस में ये बन गया आपका प्रिंसिपल कॉज। इमीडिएट कॉज क्या कहता है? दिस इज अ कॉज अकरिंग जस्ट इमीडिएटली बिफोर द इफेक्ट। तो एग्जांपल, डेक्लन हिट एडम आफ्टर ही फाउंड आउट दैट एडम हैड ईटन हिज फूड। तो इसके केस में क्या हुआ? जैसे ही डेक्लन को पता चला, यहां एडम ने खाना फिनिश किया और उसके इमीडिएटली बाद डेक्लन को पता चल गया कि यार इसने मेरा लंच बॉक्स खा लिया, और उसने दे के उसको घूसा मारा या दे के थप्पड़ मारा या दे के लात मारी या व्हाटएवर, कैसे भी उसने हिट किया। तो इमीडिएट कॉज क्या हुआ? शायद डेक्लन को पहले से भी गुस्सा आ रहा हो, शायद डेक्लन का ब्रेकअप हो चुका हो, शायद उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी बात ना हो रही हो। तो वो प्रिंसिपल कॉज हो सकता है कि डेक्लन बहुत ज्यादा टेंशन में था 3-4 दिन से। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या हुआ कि जैसे ही एडम ने उसका खाना खाया, डेक्लन ने उसको धो दिया कि तूने मेरा खाना क्यों खाया। तो डेक्लन हिटिंग एडम इवन जस्ट इमीडिएटली आफ्टर एडम ईटन हिज फूड, ये आपका बन जाएगा इस केस में द इमीडिएट कॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ Declan hitting Adam. So that is the major difference between the principal cause. Principal cause को हम लोग अक्सर ये बोलते हैं, ये principal cause आपका most important cause होता है जिस वजह से आपका ये ultimate effect हुआ है। जरूरी नहीं है कि principal cause immediate cause हो, लेकिन कभी कभी principal cause और immediate cause same भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट कॉजेज होते हैं, मतलब कि ये आपस में रिलेटेड नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड गिवन इफेक्ट। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे ही आपको स्टेटमेंट्स पढ़ के लगता है कि ये दोनों आपस में रिलेटेड ऑप्शंस नहीं हैं, तो उस केस में ये आपका, क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट कॉजेज के फैक्टर में आपका कवर होगा। Apart from that, as we have already studied, principal causes are the most important causes, the most important reason behind the effect
इमीडिएट कैन बी प्रिंसिपल एंड वाइस वर्सा, कभी कभी ऐसे केसेस होंगे, रेयर केसेस में, नॉट एवरी टाइम, रेयर केसेस में द प्रिंसिपल कॉज could be same as an immediate cause. तो ये रेयर सिनेरियोज में हैपनिंग होगी जहां पर आपका प्रिंसिपल कॉज और आपका इमीडिएट कॉज सेम हो सकता है। अदरवाइज इमीडिएट कॉजेज अलग होते हैं जो इमीडिएटली प्रिसीड करते हैं इफेक्ट को। प्रिसीड मतलब जैसे आपने आफ्टर बिफोर बचपन में किया है, तो इस इफेक्ट की इमीडिएटली बिफोर क्या हुआ, ये वाला कॉज हुआ, तो ये इमीडिएट कॉज होगा। और इससे पहले मल्टीपल कॉजेज चलते आ रहे हों तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज रहा है इस पर्टिकुलर रिजल्ट के पीछे, वो बन जाएगा आपका प्रिंसिपल कॉज। Now let's understand with the way of the example, जैसे आपके पेपर में आपको आएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे कहता है बिलो इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन द टू स्टेटमेंट्स। आपको दो स्टेटमेंट गिवन होंगी जिनको मार्क किया जाएगा 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। दी स्टेटमेंट्स या तो आपकी ये इंडिपेंडेंट कॉजेज हो सकती है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या पता आपस में रिलेट ही ना करें। दे कुड बी द इफेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉजेज, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट हैं तो इफेक्ट, लेकिन इन दोनों के कॉजेज कुछ 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 अलग है, मतलब ये रिलेटेड भी नहीं है। या फिर दोनों स्टेटमेंट के पीछे कॉमन कॉज भी हो सकता है कि एक कॉज की वजह से, कोई एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से एक आपका हुआ इफेक्ट 1, एक हुआ आपका इफेक्ट 2। One of these statements may be the effect of other statements, so you have to read both the statements very much carefully and decide कि कौन सा आंसर चॉइस यहाँ पर करेक्टली डिपिक्ट करेगा द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। अब यहाँ पर ऑप्शंस आपको ऐसे हैं, ऑप्शंस आपको ऑलरेडी यहाँ पर भी गिवन होंगे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं स्टेटमेंट को। Standard of living among the middle class society is constantly going up since the past few years. तो हमने ये देखा कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब आप खुद देखेंगे इतने सारे लोग पहले से ज्यादा मूवीज जाने लग गए हैं, मॉल्स जाने लग गए हैं, अच्छे अच्छे एरियाज में शॉपिंग करने लग गए हैं। तो ये सब चीजें हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है इंडियन इकोनॉमी इज ऑब्जर्विंग रिमार्केबल ग्रोथ। तो लोगों की जेब में अगर पैसा आ रहा है तभी तो लोग मॉल जाके खर्च रहे हैं। अगर आज मेरे पास पैसे हैं तभी तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मैं BMW भी ले लूंगी, मैं मॉल में जाके हैवी शॉपिंग कर लूंगी, मैं अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खा लूंगी, मैं फाइन डाइनिंग कर लूंगी। इसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और हमें बोला गया कि इंडियन इकोनॉमी ऑब्जर्व कर रही है रिमार्केबल ग्रोथ। तो पूरी इंडियन इकोनॉमी कर रही है तो मतलब लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, तो पैसों की शायद बारिश हो पा रही है। तो हमें दिख रहा है दोनों स्टेटमेंट समवेयर रिलेटेड तो हैं। कॉज कौन सी है, सेकंड वाली। सेकंड वाले ने बोला कि यार क्योंकि, अब आप लगा के देखेंगे यहाँ पे बिकॉज, जब कभी भी आपको पकड़ना है कि क्या ये कॉज है तो कॉज से पहले आप अगर बिकॉज लगाओगे, क्योंकि बिकॉज होता है आपका कॉज का पॉइंट, क्योंकि इसकी वजह से हो रहा है तभी हम इसमें बी कॉज कहते हैं। तो क्या मेरा बिकॉज बन रहा है, अगर बिकॉज करके आपको ऊपर वाली स्टेटमेंट में देयरफॉर लग पा रहा है, देयरफॉर इज द एंड रिजल्ट ऑफ इट, तो क्या ये स्टेटमेंट्स बन पाएंगी। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज ऑब्जर्विंग द रिमार्केबल ग्रोथ, देयरफॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज गोइंग अप। बिल्कुल सही बन गया तर्क। तो ये बन गया मेरा कॉज और ये बन गया मेरा इफेक्ट। अब इन्होंने पूछा स्टेटमेंट 1 कॉज है, स्टेटमेंट 2 इफेक्ट है। नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो हमारे हिसाब से इफेक्ट है, स्टेटमेंट 2 कॉज है, स्टेटमेंट 1 इफेक्ट है। बैंग ऑन द करेक्ट आंसर चॉइस। पर फिर भी CDE पे ध्यान देना है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, मतलब ये दो कुछ अपने अपने कॉजेज हैं जिनके अपने अपने कुछ इफेक्ट है। टोटली अनरिलेटेड ऑप्शन। Both the statements are effects of independent causes, again unrelated option. दोनों ही स्टेटमेंट इफेक्ट्स हैं कुछ कॉमन कॉज के। कोई एक कॉज हुआ होगा जिस वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, जिस वजह से रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी बढ़ गई। ये सुनने में ठीक लग रहा है, लेकिन बेटर ऑप्शन आपको यहां पर बी लगेगा कि यार दोनों रिलेटेड हैं और कॉजल इफेक्ट यहां पे आपको दिखेगा, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इशू किया है एक स्टेटमेंट मेंशनिंग डेफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च करी है जिसमें मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि हमने
ऑब्जर्व किया है एज पर द पैटर्न्स कि इस बार रेनफॉल में कमी आने वाली है, इस बार कम वर्षा होने वाली है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के मेजर पार्ट्स में इस बार शायद चांसेस हैं कि सूखा पड़ जाए या रेनफॉल अप्रोप्रिएट ना हो। Government has lowered the revised estimated GDP growth from the level of earlier estimate. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोअर कर दिए रिवाइज्ड एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ। तो गवर्नमेंट ने कुछ अनुमान लगाया होगा कि इस साल शायद जीडीपी हमारा इतना चला जाएगा, तो उन्होंने न्यू अजम्पशन लगाई है कि इस बार शायद जीडीपी पहले से जो हमने एस्टिमेट किया था उससे लो जाने वाला है फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्लियर एस्टिमेट। तो एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट ने सोचा कि इस बार जीडीपी जाएगा लेवल 10, तो अब उन्होंने बोला कि जीडीपी इस बार शायद 7 चला जाए। क्यों चेंज कर रहे हैं वो अपना इकोनॉमी जीडीपी जो उन्होंने पहले अज्यूम या फोरकास्ट किया था? इसका मतलब चांसेस हैं इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, जिस वजह से चांसेस हैं कि जीडीपी जो पहले बता दिया था उससे वो लोअर डाउन कर रहे हैं। इसके पीछे इकोनॉमी से क्या हम रेनफॉल को रिलेट नहीं कर सकते? क्योंकि रेनफॉल डेफिसिट होगी तो उस केस में एग्रीकल्चर उतना प्रॉस्पर नहीं करेगा, उतना अच्छा आउटपुट मार्केट में नहीं जाएगा, रॉ मटेरियल उतना अच्छा नहीं आएगा, तो शायद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंटायरली द चेन ऑफ इवेंट्स आर रिलेटेड ओवर हियर। आप इसको मान सकते हो कि जो फर्स्ट इवेंट है ये प्रिंसिपल कॉज है। सबसे पहले बारिश कम हुई, उसके बाद एग्रीकल्चर खराब हुआ, उसके बाद आगे प्रॉब्लम हुई और अल्टीमेट रिजल्ट आया कि जीडीपी लो चला गया। तो ये प्रिंसिपल कॉज हो सकता है, लेकिन कॉज तो डेफिनेटली है। तो अब यहां पर क्योंकि ये कॉजल फैक्टर है जिसकी वजह से सरकार ने नए एस्टिमेट्स दिए हैं, तो ये आपका इफेक्ट हो गया। ऑल्दो क्वेश्चन आपको यहां पर इंडिपेंडेंट कॉज के बारे में पूछ रहा है लेकिन प्रिंसिपल कॉज के बारे में नहीं पूछ रहा। आपको देखना है क्या ये स्टेटमेंट रिलेटेड है, तो यस ये कॉज है, ये इफेक्ट है। मेकिंग फर्स्ट द करेक्ट आंसर चॉइस, जिसने बोला है स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 इसका इफेक्ट है, ये आपका एलिमिनेशन में जाएगा। Both the statements are independent causes, unrelated. दोनों स्टेटमेंट सिर्फ इफेक्ट है, नहीं ये प्रॉपरली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। Both the statements are effect of some common cause, again an unrelated option choice. अगर इस केस में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता, जैसा कि पूछ भी सकते हैं पेपर में, कि क्या ये इसका इमीडिएट कॉज है या प्रिंसिपल कॉज है, तो यहां पर ये इसका प्रिंसिपल कॉज माना जाएगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेस, जिस वजह से रेनफॉल की वजह से ही सब आगे चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हुए। डेफिसिट रेनफॉल की वजह से बाकी चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हुए हैं, तो प्रिंसिपल कॉज में ये जा सकता है, इमीडिएट कॉज में नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the staff of airport authorities called off the strike they were observing in protest against the privatization. तो एयरपोर्ट स्टाफ ने रिसेंटली जो स्ट्राइक उन्होंने स्टार्ट की थी उसको कॉल ऑफ कर लिया। they were observing in protest against the privatization. तो पहले ये होने वाला था, सुनने में आया था कि जितने भी गवर्नमेंट एयरलाइंस हैं उनका प्राइवेटाइजेशन होगा। इसके लिए स्टाफ एयरलाइंस ने एक स्ट्राइक करी थी और उन्होंने अब इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लिया है, मतलब कि कैंसिल कर लिया है। वो स्ट्राइक हुई क्यों थी? अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन, कि हम प्राइवेट ओनर्स को सारा का सारा एयरलाइंस का बिजनेस सौंप देंगे। स्टाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज वेंट ऑन अ स्ट्राइक एंटिसिपेटिंग अ थ्रेट टू देयर जॉब्स। तो मतलब ये उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने अनुमान लगा लिया था, ये स्ट्राइक पे वो इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि शायद जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो शायद ये चांसेस हैं कि हमसे हमारी नौकरियां छिन जाएं। तो उन्होंने इसीलिए इस प्रोटेस्ट को किया था। ये उसका कॉज बता रहे हैं, द कॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट रिलेटेड हैं? अगर हम इसमें बिकॉज और देयरफॉर का रूल लगाते हैं तो एक बार दोनों में लगा के देखें। बिकॉज द स्टाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज वेंट ऑन अ स्ट्राइक बिकॉज दे एंटिसिपेटेड द थ्रेट टू देयर जॉब्स, देयरफॉर दे हैव कॉल ऑफ द स्ट्राइक। तो क्योंकि वो स्ट्राइक पे इसलिए गए थे इसलिए उन्होंने स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया। रिलेटेड नहीं है ये यहाँ पे कॉज और ये इफेक्ट नहीं हो सकता। अब इसको वाइजा वर्सा करके देखते हैं कि क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लिया है जो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट किया था, इसीलिए दैट इज व्हाई रिजल्ट क्या है, दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक एंटिसिपेटिंग थ्रेट टू देयर जॉब्स। तो मैं अगर दोनों स्टेटमेंट में बिकॉज और देयरफॉर लगा रही हूं, जैसा कि रूल कहता है कि आपको बिकॉज लगाना है एक स्टेटमेंट में
और देयरफॉर लगाना है एक स्टेटमेंट में और वाइजा वर्सा करके देखना है कि क्या ये कॉज इफेक्ट इफेक्ट कॉज बन पा रहे हैं। तो हम दोनों में लगा रहे हैं तो नहीं बन पा रहे हैं, है ना, बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस गए हमारे एलिमिनेशन में। सी ने कहा दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। क्या ये कॉज है कि यार एक कॉज था कि ऐसा हुआ कि स्टाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी जो थे उन्होंने एंटिसिपेट किया था स्ट्राइक टू थ्रेट टू देयर जॉब्स, इसकी वजह से कोई इफेक्ट हुआ होगा? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एंटिसिपेट किया इसीलिए वो स्ट्राइक पे चले गए। रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है, अब आगे चाहे एयरलाइंस बंद हुई हो, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट कहता है कि स्टाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लिया जो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए की थी, कॉल ऑफ भी कर लिया, तो कंसिडरेबल कॉजेज हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉजेज। क्या ऐसा हो सकता है इंडिपेंडेंट कॉज कुछ हुआ होगा जिस वजह से वो लोग स्ट्राइक पे गए होंगे और कोई और कॉज हुआ होगा जिस वजह से उन्होंने स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लिया? रिलेटेड ऑप्शन कि कुछ हुआ होगा जिस वजह से वो स्ट्राइक पे गए होंगे, दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक। कोई रीजन हो सकता है, कुछ बोला गया होगा कि तुम्हारी नौकरियां तुमसे छिन जाएंगी, इसीलिए रिजल्ट क्या रहा, वो स्ट्राइक पे चले गए। अब यहां पर भी वो स्ट्राइक से हट गए, क्यों हटे हमें नहीं पता, तो इसका भी कॉज हमको पता नहीं है, नॉट नोन, और इसका भी कॉज हमको नहीं पता, दैट इज नॉट नोन। बट ये दोनों किसी भी कॉज के इफेक्ट्स तो लग रहे हैं। मेकिंग डी द करेक्ट आंसर चॉइस, जिसने कहा दोनों स्टेटमेंट्स इफेक्ट्स हैं किस कुछ इंडिपेंडेंट कॉजेस के। तो यहां पे ये नहीं सोचना होता कि यार दोनों में एयरपोर्ट एयरपोर्ट लिखा है तो डेफिनेटली ये रिलेटेड होंगे, डेफिनेटली ए और बी में से आंसर होगा। तो आप देख रहे हो इवन इफ दे वर रिलेटेड टू ईच अदर, आंसर आपका यहां पर डी निकल गया है। ई ने कहा दोनों स्टेटमेंट आपके इफेक्ट्स हैं कुछ कॉमन कॉज के, कोई कॉमन कॉज हुआ होगा, कॉमन कॉज हमें नहीं पता यहां पे क्या हुआ होगा, मेकिंग डी द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का ये कहना है ह्यूज ट्रक ओवरटर्न्ड ऑन द मिडल ऑफ द रोड लास्ट नाइट, कि लास्ट नाइट ऐसा हुआ है कि एक ट्रक पलट गया है मिडल ऑफ द रोड पे। पुलिस ने कॉर्डोन कर दिया है, मतलब सील कर दिया है एंटायर एरिया को लोकेलिटी में दिस मॉर्निंग फॉर हाफ ऑफ द डे। तो क्या ये इसका रिजल्ट हो सकता है? जी हाँ, बिकॉज देयरफॉर भी लगा लेते हैं कि बिकॉज एक ह्यूज ट्रक पलट गया था रात को, ओवरनाइट एक ह्यूज ट्रक पलट गया था, इसीलिए दैट्स वाई देयरफॉर गवर्नमेंट ने पुलिस ने उस पूरे एरिया को सील कर दिया है हाफ डे के लिए, जब तक वो ट्रक को ना हटाया जाए वहां से। उनको पता है यहां पर जैम होने के चांसेस हैं, तो इसीलिए वहां पर उन्होंने इस एरिया को ही सील कर दिया है जब तक तहकीकात और छानबीन नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट बन रहा है आपका कॉज और ये स्टेटमेंट आपका यहां पर बन गया है इफेक्ट। दैट विल मेक द ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, विच इज स्टेटिंग कि स्टेटमेंट 1 यहां पे अपना कॉज है और स्टेटमेंट 2 यहां पर अपना इफेक्ट है। सेकेंड एलिमिनेशन में जाएगा। दोनों स्टेटमेंट्स आपके इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं नहीं, क्योंकि ये चेन ऑफ इवेंट समझ में आ रहा है। डी ने कहा बोथ द स्टेटमेंट आर द इफेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉजेज, ये भी यहां अनरिलेटेड है क्योंकि यहां पर ये लिंकेज में नहीं बन रहा। ई ने कहा दोनों ही अपने आप में इफेक्ट्स हैं कुछ कॉमन कॉज के, क्या पता कोई कॉमन कॉज हुआ हो जिस वजह से, कॉमन मतलब सेम कॉज हुआ हो जिस वजह से पहले तो ट्रक पलटा और उसके बाद गवर्नमेंट ने एरिया को सील कर दिया। ट्रक क्यों पलटेगा फिर उस केस में? तो बेटर ऑप्शन यहां पे आपको ए में मिलेगा, मेकिंग ए द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा and exercise is being realized by all the sections of the society। मतलब हर लोग आजकल, हर इंसान समझ रहा है कि योगा से ही होगा, तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि योगा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इस बात को समझ रहा है, योगा और एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को जान रहा है, समझ रहा है। देयर इज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है प्रोग्राम्स, टीवी, सोशल मीडिया के थ्रू अबाउट द हेल्थ इन द सोसाइटी, पर्टिकुलरली अमंग द मिडिल एज ग्रुप्स। तो मिडिल एज ग्रुप्स में तो खास करके अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अवेयरनेस बढ़ गई शायद इसीलिए तो नहीं है कि लोग योगा और एक्सरसाइज करने लग गए हैं और इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, रिलेटेड तो है। मेकिंग सी डी एंड ई द अनरिलेटेड चॉइसेस, क्योंकि वहां पर ये बोलते हैं हम सी डी ई को तब पिक करते जब दोनों में कोई कनेक्शन ही ना होता, कोई लिंकेज ना होता। अब ये पकड़ते हैं कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है, तो फर्स्ट में लगाते हैं बिकॉज लोगों ने योगा और एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस समझ लिया इसीलिए इंक्रीजिंग अवेयरनेस हो रहा है, या वाइज वर्सा कि क्योंकि लोगों के बीच में अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है हेल्थ को लेके, इसीलिए
लोगों ने योगा और एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस समझना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही, ये बन गया आपका इफेक्ट और ये बन गया आपका यहां पर कॉज। दैट विल मेक सेकेंड, that is stating second is the cause and statement 1 is the effect. B will be the correct answer choice, making A the incorrect option choice. Next आता है यहां पे आपका the prices of food grains and other essential commodities in the open market have risen sharply during the past 3 months. तो पिछले 3 महीने में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्राइजेस हैं मेजर फूड ग्रेन्स के और एसेंशियल कमोडिटीज के, उनके प्राइजेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, बहुत ज्यादा महंगाई होती जा रही है। अब पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में बैठी है, जो ऑपोजिशन वाली पॉलिटिकल पार्टी है, उनका तो यही काम होता है कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कोई ना कोई चीजों को क्रिटिसाइज करना और समझना अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो। हैज गिवन अ कॉल फॉर अ जनरल स्ट्राइक, उन्होंने बोला कि काम करते, स्ट्राइक करते, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। तो क्या ये गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी फूड ग्रेन और एसेंशियल कमोडिटीज के बढ़ते प्राइस से रिलेटेड भी तो हो सकते हैं, और क्योंकि फूड ग्रेन्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बिकॉज फूड ग्रेन्स और एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए रिजल्ट क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में थी उन्होंने एक स्ट्राइक करने की डिसाइड किया है अगेंस्ट गवर्नमेंट के करंट इकोनॉमिक पॉलिसी। तो क्योंकि बिकॉज यहां पर फिट होगा, ये हो गया आपका कॉज, मेकिंग दिस स्टेटमेंट योर इफेक्ट। तो इस तरह से आपका फर्स्ट बना कॉज एंड स्टेटमेंट 2 बन गया आपका इफेक्ट, मेकिंग ए द करेक्ट आंसर चॉइस। स्टेटमेंट 2 आपका कॉज है, स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट में जाएगा। दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, ये भी अनरिलेटेड ऑप्शन है। डी ने कहा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इफेक्ट्स हैं इंडिपेंडेंट कॉजेज के, कि कुछ इंडिपेंडेंट अलग अलग कॉजेज हुए होंगे। यहां पर क्लियर लिंकेज दिख रहा है कि फूड ग्रेन्स एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस बढ़ा और ये गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है, इस वजह से आपका डी और ई भी एलिमिनेशन में होगा। अंडरस्टैंडिंग अनदर क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब से हम एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट लिया करेंगे जिससे बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे इंडिया लेवल पर। तो इट्स लाइक वन टेस्ट, वन सेंट्रलाइज्ड टेस्ट इन फैक्ट विल बी कंडक्टेड ताकि बच्चों के एडमिशंस हो जाएं इन द मेडिकल कॉलेजेस। सिमिलरली जैसे अभी आप लोग सब बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू ने वन सिंगल एंट्रेंस टेस्ट बनाया है जिसके थ्रू आप पूरे इंडिया में जो भी एनएलयूज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो सिमिलरली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। स्टेट गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट हैज डीबार्ड, स्टेट गवर्नमेंट ने डीबार कर दिए कुछ बच्चे फ्रॉम अदर स्टेट, दूसरी स्टेट से, to apply for the seats in the medical colleges in the state। तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ये गलत चीज करी है, शायद स्टेट गवर्नमेंट ने काफी बच्चों को जो दूसरी स्टेट से एडमिशन लेने आए थे उनको डी बार कर दिया है एडमिशन से। तो ऐसा तो नहीं है शायद, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अब से हम वन कॉमन टेस्ट रखेंगे टू एंटर इनटू ऑल द मेडिकल कॉलेजेस। बिल्कुल ठीक है, ये क्योंकि मेरा कॉज है तो यहां पर ये मेरा बन गया इफेक्ट, जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्लान डिसाइड किया है। तो सेकेंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज द इफेक्ट, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर चॉइस। ए गया आपका एलिमिनेशन में। सी ने कहा दोनों ही स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, नहीं ये इफेक्ट भी दिख रहा है। और इसने कहा दोनों इफेक्ट्स हैं कुछ इंडिपेंडेंट कॉजेज के, मतलब रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड ऑप्शन यहां पर। दोनों स्टेटमेंट्स इफेक्ट है कुछ कॉमन कॉज के, कुछ एक कॉमन कॉज हुआ होगा जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने बच्चों को डीबार किया, कुछ एक कॉमन कॉज हो गया होगा जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग सिर्फ वन टेस्ट लेंगे। तो ये भी आपका गलत ऑप्शन में जाएगा, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर चॉइस। द लास्ट क्वेश्चन, लार्ज नंबर, काफी बड़े नंबर में प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे थे रूरल एरियाज में, वहां पर उन बच्चों को कौन पढ़ाता है, इज रन बाय ओनली वन टीचर। तो मतलब ऐसा होता है मैक्सिमम स्कूल्स में देयर इज ओनली वन टीचर हु इज केटरिंग टू मेनी स्टूडेंट्स
इन द रूरल एरियाज। तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे 200-300 हो लेकिन पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं वो सिर्फ एक हैं, प्राइमरी स्कूल्स के कैटेगरी में बताया है और वो भी रूरल एरियाज में। देयर हैज बीन अ ह्यूज ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट का मतलब है बच्चे स्कूल छोड़ के गए हैं। देयर हैज बीन अ ह्यूज ड्रॉप आउट फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल इन द रूरल एरियाज। तो क्या है अब इसका मतलब? क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि इतने सारे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को रूरल एरियाज में सिर्फ एक टीचर पढ़ाता था, 500 बच्चों को सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा है, तो चांसेस हैं बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा, चांसेस हैं ऐसे। तो शायद यही तो कारण नहीं है जिस वजह से इतने सारे बच्चों ने स्कूल आना ही छोड़ दिया है, अगेन रूरल एरियाज में और प्राइमरी स्कूल्स में। बिल्कुल, because only one teacher, because large number of primary schools in the rural areas are being run by only one single teacher, therefore there has been a huge dropout from the primary schools again in the rural areas, making this statement your clear effect and this statement is your cause। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट अपना कॉज है, सेकेंड स्टेटमेंट अपना इफेक्ट है, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड इनकरेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट कुछ इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, रूरल एरियाज दिख रहा है, प्राइमरी स्कूल्स दिख रहा है, ड्रॉप आउट दिख रहा है, वन टीचर दिख रहा है, तो ये रिलेटेड तो हैं। इंडिपेंडेंट कॉजेज, एलिमिनेशन, ये कुछ कॉमन कॉज हो सकता है। कोई एक कॉमन कॉज हुआ होगा जिस वजह से एक टीचर पढ़ा रहा है, कोई कॉमन कॉज हुआ होगा जिस वजह से बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। रिलेटेड ऑप्शन है तो कॉमन कॉज नहीं हो सकता, कंप्लीट कॉजल इफेक्ट नेक्सस यहां पे दिख रहा है, मेकिंग ए शुड बी द करेक्ट आंसर। सो प्रैक्टिसिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, आई एम श्योर अब आपका कॉज इफेक्ट का टॉपिक थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गया होगा। इसको ज्यादा आपने स्ट्रांग करना है कैसे? यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे टॉपिक का फाउंडेशन और ज्यादा आपका स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। कैसे प्रैक्टिस करोगे? आपको डीपीपीज मिल जाएंगी, डीपीपीज का क्वेश्चन असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपने पीडब्ल्यू की ऐप पर जाकर यू नीड टू सर्च नेक्सस 2.0 2026 बैच। जब आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको ये लेक्चर भी मिल जाएगा रिकॉर्डेड में, साथ के साथ आपको डीपीपी भी मिल जाएगी जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। टू जस्ट हैव अ क्विक समरी ऑन दैट, तो हमने आज की क्लास में पढ़ा है, समझा है कि कॉज क्या होता है, दैट लीड्स टू सम इफेक्ट। इफेक्ट पहचानने के लिए क्या ट्रिक यूज करनी है कि इफेक्ट से पहले आपको लगाना है कि अल्टीमेटली देयरफॉर या देयरफॉर और सो जो वर्ड्स होते हैं कि ये इफेक्ट निकला। और कॉज से पहले निकालने के लिए क्या समझना है कि अगर किसी स्टेटमेंट से पहले बिकॉज फिट हो रहा है कि यार ये पर्टिकुलर चीज हुई है बिकॉज, इसका कारण क्या था, इसका कॉज ये था, तो बिकॉज से अगर आप कॉज से पहले बिकॉज लगा के देखोगे तो डेफिनेटली इट शुड बी क्लियर टू यू। सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मेनी क्वेश्चंस। मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल।